हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मानव शरीर से जुड़े पिछली परीक्षाओं में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होकर यही प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस को करेंगे। मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्वेश्चंस बनते हैं, हार्मोन से क्वेश्चन बनते हैं, पाचन तंत्र से क्वेश्चन बनते हैं और रक्त संगठन से क्वेश्चन बनते हैं। ये मानव शरीर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस अवश्य ही बनते हैं। और अगर आप इस एक वीडियो को देख लेते हो तो इससे एक या दो क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल डीएस गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल डीएस गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। हमारी वेबसाइट है www.dsguruji.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन्स, पाचन तंत्र, रक्त संगठन के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? वो हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है तो वो हार्मोन है एसटीएच हार्मोन, ये भी पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। टीएसएच हार्मोन, ये भी पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये भी पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। यहाँ पर सारे ही हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं करती है, तो यहाँ पर कोई और हार्मोन का नाम दे देंगे जो पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं की जाती है और फिर उसमें वो ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जानते हैं पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित करती है। टोटल 9 हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जिसमें एसटीएच हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन है, एसीटीएच हार्मोन है, एलएच हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, एमएसएच हार्मोन है और वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। ये टोटल 9 हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से बौनापन यानी कि ड्वार्फिज्म रोग होता है? तो ये रोग होता है एसटीएच हार्मोन की कमी से, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। एसटीएच हार्मोन यह शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, अतः इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट में सहायता करता है। और बौनापन एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण बच्चों में बौनापन रोग होता है। भीमकायता क्या होता है? भीमकायता एसटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण भीमकायता रोग होता है। इसमें हड्डियां लंबी हो जाती हैं। यह रोग बच्चों में पाया जाता है। और एक रोग होता है एक्रोमीगेली, ये रोग वयस्कों में होता है, एसटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। इसमें क्या होता है, वयस्कों के जो जबड़े का आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। तो ये तीनों ही बीमारियां आपको ध्यान रखनी है ताकि अगर एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाए तो आप आंसर दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं? वो हार्मोन जिसे बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहा जाता है वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन एवं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह हार्मोन स्तन ग्रंथि के विकास से लेकर बच्चा जन्म लेने के बाद भी सक्रिय रहता है और इसमें दुग्ध स्राव में ये सहायता देता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की पेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिसके कारण प्रसव पीड़ा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के अल्प श्रावण से डायबिटीज इंसिपिड्स नामक बीमारी होती है? तो ये बीमारी होती है वेसोप्रेसिन हार्मोन के अल्प श्रावण के कारण। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। वेसोप्रेसिन हार्मोन के अल्प श्रावण से डायबिटीज इंसिपिड्स नामक बीमारी होती है। इस बीमारी में प्यास अधिक लगती है, बार बार मूत्र त्याग की आवश्यकता होती है। इसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और वेसोप्रेसिन हार्मोन स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास एवं थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है? वो हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के विकास एवं थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है वो हार्मोन है टीएसएच हार्मोन, जो ऐसा कार्य करता है। टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास एवं थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है। इसको कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है? वो हार्मोन जो जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? वो रोग जिसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं वो रोग है हाशिमोटो। इसे थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। आपको इसका आंसर ध्यान रखना है कन्फर्मली। हाशिमोटो रोग के अंतर्गत शरीर स्वतः ही थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है। इस कारण से थायराइड की आत्महत्या या एंटी इम्यून रोग भी कहते हैं। यह थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाशीलता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। रक्त एक संयोजी उत्तक है। लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। अब इसमें से जो कथन सही है वो कथन है पहला और दूसरा। थर्ड कथन सही नहीं है। एक तो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, नमक पाया जाता है, हार्मोन इसमें उपस्थित होते हैं और रक्त एक संयोजी उत्तक है। 1 और 2 ये दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वाहिनियों के अंदर की सतह होती है। रुधिर वाहिनियों के अंदर की सतह सल की उपकला की तरह की होती है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है यानी कि यूनिवर्सल डोनर? तो ये होता है ओ। जो यूनिवर्सल डोनर होता है ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं। अंतःस्रावी तंत्र एवं इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन निम्न में से कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्र एवं इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन कहलाता है, इसे कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अंतःस्रावी तंत्र एवं इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है और शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन कहलाता है टेक्टोलॉजी, जिसे रचना विज्ञान भी कहा जाता है। कंकाल संधियों एवं स्नायुओं का अध्ययन सिंडोस्मोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो वो ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है वो है लाल ग्रंथियां। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती है जिनमें वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं और हार्मोन्स को रक्त के प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इनमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियां उनके नाम है पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है और बहिर्स्रावी ग्रंथियां। इन ग्रंथियों में एंजाइम को शरीर के विभिन्न अंगों तक वाहिकाओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जैसे कि लाल ग्रंथि और त्वचा ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अब जानेंगे कि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। तो ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की होती है और अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। बहिर्स्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका श्रावण करती हैं? बहिर्स्रावित ग्रंथियां श्रावण करती हैं एंजाइम का। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह स्वयं अंतःस्रावी ग्रंथि होने के साथ ही अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्सर्जन को नियमित करती हैं। यह शरीर के सबसे छोटे अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। पीयूष ग्रंथि लैंगिक विकास एवं वृद्धि, स्वास्थ्य एवं अंत ग्रंथियों के श्रावण को नियंत्रित करती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड और सबसे छोटी है पीयूष ग्रंथि। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है यकृत। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से निम्नलिखित में से किस हार्मोन का श्रावण होता है? तो वो होता है थायरोक्सिन का। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों से बनी होती हैं, जिनमें दोनों पालियां आपस में इस्थमस द्वारा जुड़ी होती हैं। जड़ मानवता नामक रोग निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी से होता है? जड़ मानवता नामक रोग जिस हार्मोन की कमी से होता है वो हार्मोन है थायरोक्सिन। इससे जड़ मानवता नामक रोग होता है, ये बच्चों में होता है तथा इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है और बच्चे बौने हो जाते हैं। निम्नलिखित में से आहार नाल का प्रारंभिक भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे प्रारंभिक भाग होता है मुख गुहा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मुख गुहा को ऊपरी भाग को तालु कहा जाता है और जीभ तथा दांत भी मुख गुहा के ही भाग होते हैं। जीभ के सबसे पिछले भाग से निम्न में से किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है? जीभ का सबसे पिछला भाग कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पिछले भाग में कड़वा, आगे वाले भाग में मीठा, मध्य या किनारों के भाग में खट्टा और आगे किनारों के भाग में नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। मनुष्य में
अस्थायी दांतों की संख्या कितनी प्रकार की होती है? अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। ये मनुष्य में अस्थायी दांत होते हैं 20। मनुष्य में शेषवा अवस्था अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। शेषावस्था के दांतों को दूध के दांत कहा जाता है तथा वयस्क अवस्था में निकलने वाले दांतों को स्थायी दांत कहा जाता है। गर्तदंती से क्या अभिप्राय है? गर्तदंती, इससे क्या अभिप्राय है? गर्तदंती वो होता है जिसमें दांत जो जीवन में दो बार आते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य निम्न में से किस प्रकार के दांत का है? भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य होता है रदनक दांत का। ध्यान रखिएगा, रदनक दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अब देखिए, मनुष्य में स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 टाइप्स होते हैं। एक तो है कृंतक। कृंतक जो सबसे आगे वाले होते हैं, धारदार होते हैं और चपटे होते हैं। इनको भोजन के काटने का ये कार्य करते हैं। रदनक, ये रदनक नुकीले दांत होते हैं और ये भोजन को चीरने या फाड़ने के कार्य करते हैं। अग्रचवर्णक, ये आकार में चौड़े होते हैं, भोजन को पीसने का कार्य ये करते हैं। चवर्णक, ये होते हैं अपेक्षाकृत अधिक चौड़े होते हैं और भोजन को पीसने का ये कार्य करते हैं। इस तरह 4 प्रकार के मनुष्य में स्थायी दांत पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है इनेमल। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इनेमल दांत की सबसे ऊपरी परत होती है जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। इसका कार्य होता है दांतों को जीवाणु एवं भोजन खाने से पड़ने वाले दबाव से सुरक्षा प्रदान करना। स्तनधारियों की लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? स्तनधारियों की लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो एंजाइम है, एक तो है टाइलिन और एक है लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्य रूप से लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। टाइलिन, ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है और लाइसोजाइम, ये प्रतिजीवाणु कारक इसमें गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रास नली व अमाशय के मध्य पाए जाने वाला वह भाग कौन सा है जो भोजन को अमाशय से पुनः ग्रास नली में जाने से रोकता है? जो भोजन को पुनः अमाशय से ग्रास नली में जाने से रोकता है वो होता है वॉल्व स्पीटर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में पेप्सिन एंजाइम का निम्न में से कार्य है? तो इसमें कार्य है भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करना। अमाशय में एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जीवाणुनाशक का कार्य करता है और एंजाइम को सक्रिय करता है। एक होता है रेनिन, जो दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है बच्चों में। पेप्सिन, ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है। श्लेष्मा कोशिकाओं से स्रावित श्लेष्मा अमाशय की दीवारों और जठर ग्रंथियों को HCl अम्ल एवं पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। तो ये इसमें कार्य किए जाते हैं अमाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत का नहीं है? तो वह है ग्रसनी। ग्रसनी छोटी आंत का भाग नहीं है। छोटी आंत के भाग है ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र, ये तीनों छोटी आंत के भाग है। पित्तरस का श्राव निम्नलिखित में से कहाँ से होता है? इसका श्राव जहाँ से होता है वो है यकृत। यकृत से पित्तरस का श्राव होता है। पित्तरस एक हरे रंग का तरल क्षारीय पदार्थ होता है जिसका स्राव यकृत करता है। इसके पीएच का मान होता है 7.7 और इसका भंडारण पित्ताशय में होता है। शरीर में प्रोटीन के विघटन के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजनी क्षारक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन करता है? तो इसे यूरिया में परिवर्तित करता है यकृत। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नाइट्रोजनी क्षारक अमोनिया विषैला पदार्थ होता है जिसे यकृत यूरिया में बदलता है, जो मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक प्रोटीन जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है वह है, तो वह प्रोटीन है हिपेरिन। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हिपेरिन एक थक्का रोधी प्रोटीन है जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकने का कार्य करता है। इस प्रोटीन का स्राव शरीर में यकृत कोशिकाओं द्वारा होता है। निम्न में से किसके द्वारा बाइफाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का स्राव होता है? तो इसका स्राव होता है यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटा देना क्या कहलाता है? शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटा देना कहा जाता है कोलेसिस्टेक्टोमी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शल्य चिकित्सा के माध्यम से पित्ताशय को हटाना कोलेसिस्टेक्टोमी कहलाता है। बिना शल्य क्रिया के अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा पथरी को गलाना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है? वो पाचक एंजाइम जो अग्नाशय रस में पाया जाता है वो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं
से निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्राव होता है? लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाओं से जिस पदार्थ का स्राव होता है वो पदार्थ है ग्लूकोगोन, इसका स्राव होता है। लैंगरहैंस की कोशिकाओं से स्रावित पदार्थ अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोगोन, बीटा कोशिकाएं एमाइलिन एवं इंसुलिन, गामा कोशिकाएं अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड, डेल्टा कोशिकाएं सोमाटोस्टेटिन, एप्सिलॉन कोशिकाएं ग्रेलिन और इंसुलिन का कम मात्रा में स्राव होने के कारण मधुमेह रोग होता है। निम्नलिखित में से यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? यकृत में जो विटामिन संचित होता है वो विटामिन है, एक तो विटामिन है इसमें विटामिन ए और एक है विटामिन डी। यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है? तो ये पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। पचे हुए पोषक पदार्थों को अवशोषित करके छोटी आंत उन्हें रुधिर एवं लसिका में मिश्रित करती है। निम्नलिखित में से बड़ी आंत का प्रमुख कार्य है? बड़ी आंत का प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य है जल के अवशोषण करने का कार्य है और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा चौड़ी लेकिन लंबाई में छोटी होती है। वयस्क मनुष्य में बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 6.7 सेंटीमीटर होती है। बड़ी आंत में मुख्य रूप से 3 बड़े भाग होते हैं। एक तो होता है उंडूक, एक होता है बृहदांत्र और एक होता है मलाशय। निम्नलिखित में से कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य में जितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है वो है 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं और वो है अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, अधो हनुष ग्रंथि और उपकर्ण ग्रंथि। ये ग्रंथियां मनुष्य में पाई जाती है लार ग्रंथियां। निम्न में से अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? अग्नाशयी रस का पीएच मान होता है 7.5 to 8.3। लार का पीएच मान होता है 6.8, अतः इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है अग्नाशयी रस की। और पित्त रस का पीएच होता है 7.7 और इसकी भी प्रकृति अम्लीय होती है। अगला है पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है अल्सर। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय दीवार का आंशिक पाचन अल्सर कहलाता है। आमाशय में भोजन का लुगदी समान रूप कायम कहलाता है। आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है जबकि प्रोटीन का अपघटन होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है यकृत। यकृत उदर गुहा के दाईं ओर और डायफ्राम से लगा होता है। यकृत का रंग गहरा धूसर होता है। यकृत के निचले भाग में एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो ये बदलता है इरेप्सिन। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इरेप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में बदलता है। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। लैक्टेज को ग्लूकोज एवं ग्लक्टोज में बदलता है। और लाइपेज इमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग निम्न में से किस कारण होता है? तो ये रोग होता है इंसुलिन के अतिस्राव के कारण ये रोग होता है। इस रोग से दृष्टि क्षमता एवं जनन क्षमता प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से ग्रास नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है क्रमाकुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? तो इन्हें कहा जाता है जैव उत्प्रेरक। शरीर का अंग जो रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है वो अंग है तो वो है गुर्दे, जो रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है यानी कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। निम्न में से पित्त रस में कौन सा पित्त वर्णक उपस्थित होता है? पित्त रस में जो पित्त वर्णक उपस्थित होता है वो पित्त वर्णक है। एक तो है बिलीरुबिन और एक है बिलवर्डिन। यहाँ पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? रक्त का रंग लाल होता है, इसका रीजन है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति उसमें होती है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल रक्त कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं परंतु ऊंट व लामा इसके अपवाद है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 डेज का। ये यकृत एवं प्लीहा में नष्ट होते हैं। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक है जिसे अपन पहले पढ़ चुके हैं। रक्त संयोजी उत्तक है। मानव में रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाएं की सतह पर पाए जाने वाले प्रतिजन AB की उपस्थिति के कारण
आधार पर 4 समूहों में से बांटा गया है, ए, बी, AB और O। ये मुख्य रूप से बांटा गया है। रक्त मुख्य रूप से O2 व CO2 वातावरण के मध्य विनिमय करने का कार्य करता है। इसके अलावा पोषक तत्वों का परिवहन, शरीर का pH नियंत्रण, ताप नियंत्रण, प्रतिरक्षण कार्यों का संपादित करता है। हार्मोन परिवहन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के बाहर उत्सर्जित करना आदि कार्य ये करता है। ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है धमनियों में। रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती है। एक तो रक्त वाहिकाएं का एक जाल का निर्माण करती है जिनमें प्रवाहित होकर रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है। धमनी वे वाहिकाएं हैं जिनमें ऑक्सीजनित रक्त, साफ रक्त प्रवाहित होता है। ये हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं। सिरा वे वाहिकाएं होती हैं जिनमें विऑक्सीजनित अपशिष्ट रक्त प्रवाहित होता है। ये रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। नेक्स्ट है रक्त संचार या रक्त परिसंचरण को किसने खोजा था? तो इसे खोजा गया था विलियम हार्वे के द्वारा। रक्त की पहचान के लिए महत्वपूर्ण रक्त समूह की खोज करने वाले खोजकर्ता का नाम बताइए। तो उनका नाम है कार्ल लेंट स्टीनर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर? तो सर्वग्राही है AB। ये लाल रक्त कोशिकाओं के सतह पर उपस्थिति, अनुवांशिक प्रतिजनी पदार्थों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रक्त समूह का वर्गीकरण किया गया है और AB रक्त समूह सर्वग्राही है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड रिसीव कर सकते हैं। सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः होता है। तो जमने का समय, खून बहने का समय होता है 2 to 7 और जमने का समय होता है 3 to 10 मिनट्स। यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो वो होती हैं पल्मोनरी सिरा, जो अशुद्ध रक्त संचार करती हैं। पल्मोनरी धमनी हृदय के दाएं नीले से रक्त फेफड़ों को पहुंचाती है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त व बाएं भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। तो इसके परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है थ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन उपस्थित होते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। यहाँ पर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। रुधिर वाहिनियों की अंदर की सतह होती है, तो इनकी अंदर की सतह होती है सल की, उपकला की। तो दोस्तों ये थे मानव शरीर से जुड़े आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।